हाँ तो मेरे 2026 वाले यूपी योद्धाओं, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपका क्लास 12 हिंदी में 100 में 95 प्लस क्लियर कराएगा। अगर आपका भी टारगेट है कि हिंदी में हम 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे ना, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के 20 ऐसे टॉपिक को, पूरे बुक के 20 ऐसे टॉपिक को अगर आप इनको पढ़ लेते हो ना, तो आपको हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको पूरे बुक के टॉपिक बताने वाला हूं। हर साल मैं ये वीडियो बच्चों को देता हूं और हर साल ये वीडियो देखकर लाखों बच्चे पास होते हैं। तो पूरे हिंदी के मात्र ये 20 टॉपिक पढ़ लो, आपको 100 में 100 लेने से लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे हिंदी में बस इतना आपको पढ़ना है। कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, कौन सा गद्यांश पद्यांश पढ़ना है, कौन सा संस्कृत गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश कौन सा पढ़ना है, रस छंद अलंकार कौन से पढ़ने हैं, पत्र लेखन कौन सा पढ़ना है, निबंध कौन सा पढ़ना है, पूरे बुक का आज हम ऑपरेशन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको लास्ट में बताएंगे कि 100% फिक्स टॉपिक कौन से आपके हिंदी में, जो आपके लगभग 35 नंबर के क्वेश्चन हैं जो 100% फिक्स होते हैं, उसको कोई काट ही नहीं सकता। वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 2026 में जो 95 प्लस की गारंटी है ना, वो मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। पूरे बुक का ये निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। हमारी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, इसको आप भी लोग एक बड़ी यूट्यूब फैमिली के रूप में बदल सकते हैं। तो देखो, हमारा जो हिंदी का पेपर होता है बच्चों, बेसिकली 2 खंड में होता है। एक होता है खंड का, जो कि 50 नंबर का आता है, और दूसरा होता है खंड खा, जो कि 50 नंबर का वो भी आता है। सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे। इसमें हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य होता है। अब आपको कौन कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अब देखो भैया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई भी टीचर हिंदी का हो वो ये नहीं बता पाएगा भैया यही वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा। लेकिन आपके जो गद्यांश है, पद्यांश है, जीवन परिचय है, कहानी है, इनको सभी बता देंगे कि हाँ ये वाला पढ़ लो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, तभी आप इस हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न का जो 10 नंबर है ना, वो कंप्लीट कर पाओगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। आगे आगे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो 5 नंबर आपके हिंदी गद्य के इतिहास से पूछे जाते हैं, और 5 नंबर आपके हिंदी काव्य यानी कि हिंदी पद्य के इतिहास से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। हिंदी गद्य के इतिहास में मैं एक आइडिया दे देता हूं कहां से क्वेश्चन आता है। जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, कुछ विधाएं हैं जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य से पूछे जाते हैं। बट एक चीज याद रखना बच्चों, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आगे बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। और अभी पूरे बुक का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, ऐसे स्मार्ट स्टडी बच्चे करते हैं। अभी मैं जो कुछ भी बताऊंगा ना, कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, कौन सी कहानी पढ़नी है, वही सब आप पढ़ लोगे, आ जाएगा भैया। हिंदी में ये फिक्स होते हैं। काव्य साहित्य के इतिहास में जैसे आधुनिक काल में भक्त, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तरीका एक ही है कि आप लगभग 400 से 500 क्वेश्चन पढ़ लो, पूरे हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि यही आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स हैं। आप किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछ लोगे ना, वो यही कहेगा बेटा ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पे हिंदी में। ये बेटा 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब गद्यांश जो है ये किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो 3 चैप्टर मैं आपको बता दूं। 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गद्यांश के लिए। सबसे पहला है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। फिर अशोक के फूल चैप्टर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और भाषा और आधुनिकता चैप्टर, प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का। इन 3 चैप्टर का अगर आप लोग गद्यांश पढ़ लोगे ना, ये 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता।
मतलब ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, इन 3 चैप्टर्स से गद्यांश हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन 3 चैप्टर के गद्यांश को आपको जरूर पढ़ लेना है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये 3 चैप्टर है ना, इनसे गद्यांश आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा, या आप YouTube पे सर्च कर लेना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें मैंने उसमें बता रखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश वाला सेशन। अब पद्यांश की अगर बात करें तो पद्यांश के भी कुछ चैप्टर्स मैं बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पद्यांश में अगर हम लोग बात करें तो देखो ध्यान से समझो पद्यांश के चैप्टर्स को। इसमें 5 चैप्टर मैंने लिया है, इन 5 चैप्टर से पद्यांश जरूर पूछे जाते हैं। एक आपका है बेटा पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। इस चैप्टर से पद्यांश बहुत ज्यादा आता है, तो इसको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे आगे मैं सारी चीजें बताऊंगा, एक एक करके एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगा, टेंशन मत लेना। फिर कैकेयी का अनुताप है मैथिली शरण गुप्त जी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा मनु है जयशंकर प्रसाद जी का, ये तो बहुत स्पेशल है। गीत है महादेवी वर्मा जी का, इसको तो आप मिस नहीं कर सकते। और नौका विहार है हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो इतने जो चैप्टर्स हैं मैंने देखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, कि ये जो चैप्टर्स है ना, इन्हीं से पद्यांश आते हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहां पे बता दूं, जो मैंने आपको गद्यांश बताया, पद्यांश का चैप्टर बताया ना, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो इसके अलावा जो चैप्टर्स बचे हैं उनको भी, उनके गद्यांश को भी पढ़ लेना है। मेरे कहने का मतलब है कि ये चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 100% हमारे फिक्स टॉपिक है ना, बेसिकली ये बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, अभी मैं बताऊंगा, ये 100% फिक्स है, इसको कोई काट ही नहीं सकता। और फाइनली वो टॉपिक आ चुका है, ये देखो 5वां टॉपिक है लेखक का साहित्यिक परिचय। 5 नंबर का आता है भैया। और जो 3 लेखक के नाम आपके सामने दिख रहे हैं ना, अगर इन्हीं तीनों लेखक का साहित्यिक परिचय आप पढ़ लोगे, 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, यही आएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। अगर आप इन तीनों चैप्टर का साहित्यिक परिचय, इन तीनों लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हो ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये 100% फिक्स है। अब अगर एक लेखक और हैं हमारे हरिशंकर प्रसाद जी, उनको भी पढ़ लोगे तब तो कोई काट ही नहीं सकता। मतलब एक जैसे गद्य है तो इससे 3 जो है जरूर पढ़ना है। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, ये तीनों सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप सारे गद्यांश को पढ़ना चाहते हो तो आप लोग सर्च कर लेना यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर। आपको मैंने लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय एक ही वीडियो में बता रखा है। 6 जीवन परिचय मैंने एक वीडियो में बताया है, तो आप लोग जाकर जरूर सर्च करना उसको और देखना, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कवि का साहित्यिक परिचय। कवियों में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जैसे लेखक का आता है ना, वैसे कवियों में भी आता है, ये भी 100% फिक्स है। देखो मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेना, रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लेना, और अगर मेरी मानना तो एक और कवित्री का पढ़ लेना, चाहे आप महादेवी वर्मा का पढ़ लेना, चाहे सुमित्रा नंदन पंत का पढ़ लेना, दोनों में से कोई एक का आप पढ़ लेना ना। 4 अगर आप पद्यांश में, हिंदी पद्य में अगर आप 4 कवियों का साहित्यिक परिचय पढ़ लेते हो जो मैंने बता दिया, तो आपका ये 5 नंबर 100% फिक्स है। 3 तो आपके सामने हैं, इनको बिल्कुल मिस मत करना, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। एक आपका हो गया, कौन है, महादेवी वर्मा जी, और एक सुमित्रा नंदन पंत जी। इन दोनों में से किसी एक का पढ़ लेना या दोनों का पढ़ लेना तो और अच्छा रहेगा। तो कवियों में आपको इनका साहित्यिक परिचय पढ़ना है भाई, ये 5 नंबर आपका फिक्स करवा के रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कहानी की। देखो आज के इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मेरा पर्पस ये है ना, कि आप लोग वो जान सकें जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सीरियल से सब पढ़ते चले जाते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नहीं पढ़ते हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स 101% फिक्स हैं। अब ये सब पता ही नहीं है तो आप कैसे भैया टॉपर बनोगे, कैसे आगे चलकर पढ़ाई करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक एकदम फिक्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो कहानी की बात कर लें भैया, तो 5 नंबर का ये आता है, और ये भी 100% फिक्स है। मैं 101% फिक्स कह रहा हूं ये होता है। क्यों? क्योंकि देखो
पंचलाइट कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुर और ध्रुव यात्रा, इन 3 कहानियों को आप पढ़ लो, मेरी मानो तो इन 3 कहानियों को आप पढ़ लो। इस कहानी में 2 चीजें होती हैं, एक होता है उद्देश्य, पंचलाइट कहानी या बहादुर कहानी का एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है बेटा सारांश। ठीक है, इन दोनों को अगर आप पढ़ लोगे, जैसे पंचलाइट कहानी है, इसका उद्देश्य और सारांश पढ़ लो, मतलब एक कहानी के 2 पहलू होते हैं, उद्देश्य और सारांश। ठीक है, फिर बहादुर कहानी है, इसका उद्देश्य और सारांश पढ़ लो, ध्रुव यात्रा है, इसका उद्देश्य और सारांश पढ़ लो। मतलब इन कहानियों को अगर तीनों को पढ़ लेते हो ना, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूं 100% ये फिक्स टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो गई। ऐसे ही चीजें फिक्स होती हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं, बाद में वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। एक होता है बेटा खंड काव्य, ये भी 5 नंबर का आता है, लेकिन ये स्वपठित होता है। स्वपठित का मतलब ये जिला वाइज होता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से, तो यूपी में कुछ जिलों में होगा मुक्त यज्ञ, किसी किसी जिले में मुक्त यज्ञ है, किसी में सत्य की जीत है, किसी में रश्मि रथी है। ठीक है, ऐसे ध्यान से समझो, रश्मि रथी है, किसी में आलोक वृत्त है, किसी में त्यागपति है, किसी में श्रवण कुमार है। तो मतलब मेरे कहने का है कि ये जो है जिला वाइज होता है, किसी जिले में ये है, किसी में ये, किसी में ये, किसी में ये, किसी में एक और किसी में ये है। ठीक है, तो ये जिला वाइज होता है खंड काव्य। तो आप किस जिले से हैं कमेंट कर देना, और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है ये भी कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका खंड काव्य, और फाइनली हमारा जो खंड का है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न का बताया टॉपिक, 10 नंबर गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश, 10 नंबर जीवन परिचय, 5 नंबर कहानी और 5 नंबर खंड काव्य का। टोटल आपका 100 नंबर का ये 50 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे टॉपिक्स को समझो, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, अभी खंड खा हमारा पूरा पूरा बाकी है। तो चलिए उसको देखते हैं और खंड का को हम लोग हटाते हैं। खंड खा की अगर हम बात करें बेटा, तो खंड खा भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर का आता है। इसमें सबसे पहले हिंदी संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, फिर हिंदी व्याकरण के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले संस्कृत गद्यांश की बात करें तो ये 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको अगर हम लोग कहें तो ये हमारा 95% फिक्स होता है। मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 99% या 95% हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जिनसे ही गद्यांश आपके पूछे जाते हैं, और बेसिकली आपको हिंदी में ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे गद्यांश पूछा गया तो 2 पूछे जाएंगे, करना एक ही है। पद्यांश में भी 2 आएगा, करना एक ही है। जीवन परिचय में 3 आएगा, करना एक ही है। कहानी में 2-3 आता है, करना एक ही होता है। तो इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो गद्यांश, संस्कृत गद्यांश की बात करें तो जातक कथा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा या महात्म चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर को अगर आप हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हो ना, आपका 7 नंबर गद्यांश का कोई काट ही नहीं सकता। महामना मालवीय चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पंचशील सिद्धांता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे बेटा, गद्यांश जो संस्कृत का आता है ना वो इन्हीं में से आता है, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो। ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं इन्हीं चैप्टर्स से गद्यांश पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं संस्कृत पद्यांश, या जिसको हम श्लोक बोलते हैं। ये भी बेटा 7 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 2 चैप्टर मैं बोल दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये तो 100 नहीं, इसको मैं 101% फिक्स मानता हूं। क्यों? क्योंकि आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर में सारे के सारे श्लोक हैं, सारे के सारे पद्यांश हैं, सारे के सारे पद्यांश हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर आप पूरा, इस चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं ना उसको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लोगे तो आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। एक तो इसी में से आता है, बाकी एक जातक कथा है, एक महामना मालवीय है, ऐसे ऐसे 2-3 चैप्टर है ना जिसमें एक एक पद्यांश केवल है, बस एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लो भैया। 2-3 होंगे, पढ़ लोगे, 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये 101% फिक्स की कैटेगरी में आता है भैया, क्योंकि आपको सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक पढ़ लेने हैं, फिर बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है उसको पढ़ लेना है, और आपका 7 नंबर बिल्कुल 101% मेरे अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब हिंदी व्याकरण की बात कर लेते हैं तो 2-2 नंबर 5-5 नंबर में आते हैं। देखो सबसे पहले आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का। भैया इसमें क्या होगा, इसमें
कोई भी टीचर हो हिंदी का वो ये नहीं बता पाएगा कि बेटा ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा। और वैसे ही इजी होता है, क्यों? क्योंकि 4 मुहावरे दिए जाएंगे, करना एक ही होगा। अब कितना इजी है आप खुद ही सोच लो। इसका नंबर आपको लाने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चन को पढ़ो, बस नंबर फिक्स है भैया, 2 नंबर का आता है। फिर अपठित गद्यांश है, ये 5 नंबर का आता है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपके चैप्टर में नहीं होगा, मतलब अलग से दिया जाएगा, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा, मतलब उसी गद्यांश में ढूंढोगे ना तो तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो भैया सिर्फ ढूंढ के लिखना है तो 5 नंबर ये तो फिक्स होता है, कहीं से भी उठाकर दे दे, अगर क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में ही है तब तो बहुत आसानी से हम उसको कर देंगे। फिर शब्द युग्म आता है बेटा, 2 नंबर का ये होता है। इसमें क्या होगा, आपको शब्द युग्म 2 शब्दों का जोड़ा दे दिया जाएगा, सही अर्थ आपको चूज करके लिखना है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब ये भी बहुत इजी हो जाता है मेरे हिसाब से, क्यों? क्योंकि भैया शब्द युग्म है। अब शब्द युग्म का मतलब आपको इसमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना है, जितना क्वेश्चन हो सके इसका पढ़ो, इसी में आपका बेनिफिट है। जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर आता है शब्द अर्थ, ये भी बेटा 2 नंबर का होता है। जैसे अनेकार्थी शब्द, जिसको आप पर्यायवाची शब्द पहले बोलते थे, तो इसको भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है, यही एक तरीका है इसका नंबर लाने का, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी देखो, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिसमें क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे। अब क्वेश्चंस आते हैं तो कोई भी टीचर ये कैसे बता सकता है बेटा ये पढ़ लो यही आ जाएगा? हाँ, वो एक आइडिया लगा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप ट्राई करो, एक दिन बैठकर प्रैक्टिस कर लो भैया, एक टॉपिक फिनिश, बहुत ईजी होता है। ठीक है, फिर वाक्य संशोधन क्या होता है, 2 नंबर ये भी आता है। मतलब ये सब जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक है ना बहुत ईजी होते हैं, इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम चलते हैं अपने एक ऐसे टॉपिक पर जो 100% फिक्स है, वो है रस छंद अलंकार। 2 नंबर का आपका रस होता है, ठीक है, 2 नंबर का आपका छंद आता है, और 2 नंबर का आपका अलंकार आता है। ये तीनों टॉपिक जो है ना 100% फिक्स होते हैं, क्यों? देखो, जैसे रस है, रस में आप 4 रस पढ़ लीजिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। इसकी परिभाषा पढ़ लीजिए और इसका उदाहरण पढ़ लीजिए। आपका 2 नंबर बेटा कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लो, ये 2 नंबर कोई काट ही नहीं सकता है, बस यही 4 रस पढ़ लो। छंद है, छंद में आप दोहा पढ़ लो, सोरठा पढ़ लो, चौपाई पढ़ लो। इनको आप पहले परिभाषा इनकी पढ़ो, फिर इनका उदाहरण पढ़ो और मात्राओं को गिनना सीखो, 2 नंबर आपका यहाँ पे भी फिक्स होता है। अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार में आप रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, इन 5 को पढ़ लो भैया, 2 नंबर ये भी आपकी फिक्स है। बेसिकली मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया है, रस छंद अलंकार, ये तीनों मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको ये तीनों एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका 6 नंबर सिर्फ एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा, वो भी सिर्फ 20 मिनट का वीडियो है। अब जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जिनको टॉपर बनना है, वो तो तुरंत जाकर देख लेंगे, और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है वो सोचेंगे अरे यार छोड़ो कभी सर्च करके देख लेंगे। ये जो आप टाल देते हो ना, टालने वाली जो आदत है कि आज नहीं तो और कभी पढ़ लेंगे और कभी, ठीक है, ये सबसे गलत आदत है, इसको आप लोग सुधारो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने पत्र लेखन पे। अब पत्र लेखन जो होता है ये बेसिकली 6 नंबर का आता है। इसमें मैं यही कहूंगा कि आपको पत्र लिखने का एक प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए, पत्र लिखने का तरीका पता होना चाहिए, कैसे पत्र को लिखते हैं। अगर ये पता चल गया ना तो आप बहुत आसानी से 6 नंबर अचीव कर लेंगे। ये ध्यान रखना, किस टाइप के पत्र आपके 12th में आते हैं। देखो, नियुक्ति आवेदन पत्र, जैसे किसी पद पर आपको नियुक्ति चाहिए उसका आवेदन पत्र आता है। दूसरा, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, आपको किसी बैंक से लोन लेना है उस पर आपको पत्र दिया जाता है लिखने को। और उसके बाद में अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ये भी दिया जाता है। तो ये 3 टाइप के पत्र आते हैं। बाय द वे मैं आपको आगे पत्र बताऊंगा। देखो, आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप ये जान सकें बेटा कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो निबंध की बात कर लेते हैं। निबंध 9 नंबर का आता है
और निबंध भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 निबंध आपको बता देता हूं जो पढ़ लीजिएगा। एक है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या, तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, चौथा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और पांचवा है आतंकवाद समस्या और समाधान। तो ये 5 ऐसे निबंध है ना जो हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 5 निबंध को आप लोग पढ़ देना। और निबंध लिखते समय आपको हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है बेटा। निबंध को याद नहीं किया जाता है, निबंध को लिखा जाता है अपने हिसाब से। यू आर आल्सो आ राइटर, आप खुद एक लेखक हैं। हेडिंग में जैसे आपने रूपरेखा डाल दिया, पहले आपको रूपरेखा डालना है। रूपरेखा में सारे हेडिंग डालने हैं। जैसे आपका फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, ठीक है, और फिर बीच में आप निबंध से रिलेटेड हेडिंग डालेंगे, फिर लास्ट हेडिंग उपसंहार होना चाहिए। ऐसे आपको निबंध का हेडिंग डालना आना चाहिए। और हेडिंग डालकर जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लोगे ना, जितना अच्छे से आप लिख दोगे, उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अब लास्ट में अगर हम लोग देखें बेटा, तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि 100% वो कौन से फिक्स टॉपिक हैं जो हिंदी में आपको नंबर दिलाएंगे। पास होने के लिए यही काफी है। देखो, मैंने बताया लेखक का ये 100% फिक्स टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं जो 100% फिक्स है। मैंने बताया लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है। इसमें मैंने बताया वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरोजी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का पढ़ लो, 5 नंबर कंप्लीट। और ये 100% फिक्स है। कवि का साहित्यिक परिचय, इसमें मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, 3-4 पढ़ लो, 5 नंबर, ये भी 100% फिक्स है। कहानी की बात करें तो कहानी में पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी को पढ़ लो, 5 नंबर 100% फिक्स है। खंड काव्य की बात करें तो आप अपने जिले के अकॉर्डिंग खंड काव्य पढ़ लो जो आपके जिले में हो। संस्कृत पद्यांश या श्लोक की बात करें तो 7 नंबर ये कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि पद्यांश जो है ना, ये आपके सुभाषित रत्नानी चैप्टर से आते हैं। 1-2 पद्यांश दूसरे चैप्टर से भी आ सकते हैं, तो इसको पढ़ लो। रस छंद अलंकार आता है बेटा 6 नंबर का, इसको पढ़ लो। यानी कि कुल मिलाकर आपका ये जो कितना नंबर, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 7, 27, 6, 33 नंबर जो आपका है ना, ये 100% फिक्स है। 101% ये फिक्स है। 33 नंबर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 100 यानी कि 100% फिक्स होते हैं। ये बताना मेरा काम है। बाकी मैं एक मार्गदर्शक का काम कर सकता हूं। पढ़ना आपको है, नंबर आपको लाना है, ठीक है। तो ये था क्लास 12 हिंदी का। मात्र ये 20 टॉपिक मैंने आपको बताया पूरे हिंदी में, जो आप पढ़ लोगे ना बेटा, तो आप इस बार टॉपर लिस्ट में आओगे। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।